गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों आप सब? ठीक है, तो अब वीडियोस मिल रही होंगी आपको। फिजिक्स की बहुत दिन हो गए होगा वीडियोस नहीं मिला। मैं चाह रहा था क्या कि मैथ का अर्थमेटिक वाला जो बेसिक टॉपिक है वो क्या ख़त्म हो जाए। अब मैथ में क्या बचा है, अलजेब्रा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, 4-5-6 लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, और मेंसुरेशन यानी कुछ 3D फिगर 2D फिगर की बात करेंगे, उसके एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट है। इसको ख़त्म करने के बाद फिजिक्स का भी 9th ख़त्म करूँगा, ठीक है, और बेसिक ग्रामर चल रहा हो ख़त्म करूँगा। फिर मैं लाइव क्लास के लिए व्यवस्था करने की कोशिश जल्द से जल्द करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक है बच्चा, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। जो कुछ चेंजेज हैं वो हम लोग लाइव में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, फिर बात करते हैं सिंपल सा आज एक फिजिक्स का ही, जो मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में क्या बताया था। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, सिंपल से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियम, ठीक है ना। तो हमने पहला जो टॉपिक इसमें था फोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स की बात हमने कर ली थी, और मैंने बताया था लॉज ऑफ मोशन कितने, सिंपल सा 3 लॉज है। ठीक है, 3 लॉज है, और मैंने बताया था कि एक एक लॉज को एक एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तीनों लॉ बनने से पहले एक फिलोसफर थे, ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या सोचा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें अगर, तो वो अगर रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करेगी। कब तक? ये काम कब तक होगा? ये क्या करे, मूव कर रही है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है। और अगर यही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये कब तक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो उन्होंने सोचा कि जब तक क्या कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई भी बाह्य बल, कोई भी बाह्य बल ना वर्क करे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना वर्क जब तक करे, चाहे इस पे चाहे इस पे। यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, इस सिचुएशन में क्या होगा कि सिंपल सा अगर कोई वस्तु रेस्ट पे थी और आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, और अगर कोई मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेगी, कुछ समय बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी। यानी हो क्या रहा है इन दोनों सिचुएशन में, गैलीलियो का सिद्धांत, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, गैलीलियो का प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट कोई यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहेंगी, या रेस्ट पे है तो रेस्ट करना चाहेंगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगे। तो लेकिन गैलीलियो ने आगे फिर बताया कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है बच्चा कि जिस पे क्या हो, जीरो एक्सटर्नल फोर्स लगे, जीरो एक्सटर्नल फोर्स लगे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसपे जीरो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मेरे पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बट क्या कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेज हैं जो लग रहे हैं ऑटोमेटिकली, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। अगर मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से होगी, तो अगर मैं रफ सरफेस से चल रहा हूँगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, मेरे स्पीड को डिक्रीज कर रहा होगा। कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ 5 से, लेकिन पूरा 5 नहीं चल पा रहा हूँ ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। और क्या हो सकते हैं बच्चा, एयर प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा हमारे बॉडी पे, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये सब फोर्सेस क्या हैं, ये भी तो एक्सटर्नल फोर्सेस है। इसी वजह से गैलीलियो ने कहा कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे कि एकदम जीरो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो, जीरो एक्सटर्नल फोर्स हो, यानी हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये क्या था, गैलीलियो का थीम था। ठीक है, उसके बाद न्यूटन आए, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आप सब उनके नाम जानते होंगे। ठीक है, न्यूटन का काम हमेशा दूसरों को देख के कुछ अलग करना था, ठीक है, और वही करते थे। अब गैलीलियो के ही थीम से उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ मोशन का डेवलपमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक, उन्हीं की बात करते हैं सिंपल सा। ठीक, तो
न्यूटन ने क्या किया कि गैलीलियो के सारे जो स्टडीज़ थे जो उनका बताना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो तब तक ऐसा रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इन सारे चीज़ों को रिसर्च करने के बाद न्यूटन ने क्या किया कि 3 लॉ का डेवलप किया। ठीक है, ठीक, तो बात करते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो 3 लॉ का डेवलप किया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, मैंने बताया था कि एक एक लॉ को एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज सिंपली हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। ठीक है, बट समझ लेते हैं सिंपल सा क्या। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने यही बात बताया जो गैलीलियो ने बताया कि क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, या तो उसे मूव करा सकता है या फिर उसे मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में यही बताया, और सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, यानी इन तीनों लॉज में सिंपल सी बात करें बच्चा तो क्या फोर्स की ही बात हुई है। किसकी बात हुई है? फोर्स की ही बात हुई है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है बच्चा, सिंपल सा। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है, इसमें क्या किया गया है, इसमें फार्मूला डेवलप हुआ, आपका फार्मूला डेवलप हुआ है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी लगे हैं ढेर सारे। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि तीनों ही लॉज में न्यूटन ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ही हुआ कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है, यानी अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या चेंजेज होंगे। ठीक है, तो इन तीनों लॉज को हम एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज बात करते हैं सिंपल सा फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अगर सिंपली बात करें हम फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो अगर बात करें सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसी को क्या कहा गया बच्चा, लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी को क्या कहा गया, गैलीलियो ठीक है, गैलीलियो का नियम भी कहा गया। लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया इसलिए फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन हो गया। लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शिया के प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। और चूंकि ये गैलीलियो के थीम से पूरा लिया गया था, तो न्यूटन ने जब ये लॉ डेवलप किया तो लोगों ने मारा कि गैलीलियो का नियम है, इसको आप कैसे क्रेडिट ले रहे हैं। तो बाद में क्या किया न्यूटन ने, इसको गैलीलियो का लॉ भी कह दिया कि हाँ इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसके डिटेल कहानी हम 11th में बात करेंगे, बहुत बड़ी कहानी है इनके पीछे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें सिंपली, और लॉ ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ इनर्शिया पहले समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि एक टर्म आया है जो हमारे लिए क्या नया है। इनर्शिया मतलब होता है क्या बच्चा, जड़त्व। क्या होता है इनर्शिया मतलब, जड़त्व होता है। ठीक है, अगर इसके बात करें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या गति कर रही है, तो वह अपनी ही अवस्था का विरोध करेगी। यानी सिंपल सी बात बताएं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मूव कर रही है तो मूव करना चाहेगी। ये क्या जड़त्व की अगर बात करें तो क्या हुआ, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल सी बात करें तो एक गुण है, एक क्या है, किसी वस्तु का गुण है ये। यानी जड़त्व क्या बच्चा, कि किसी भी वस्तु का क्या है, गुण है। क्या गुण है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और मूव कर रही है तो मूव करना ही चाहेगी। यानी ये अपने ही काम का, अपने ही अवस्था का क्या कर रही है बच्चा, विरोध कर रही है। अगर मैं इसको इंग्लिश से बताऊं तो क्या हो जाएगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट। यानी अपनी ही अवस्था को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, कि
मतलब है कि अगर वो मूव कर रही है सिंपल सा, तो बच्चा क्या करना, मूव करना चाहिए। अगर कोई बच्चा रेस्ट पे है तो सिंपल से क्या करेगी, रेस्ट पे ही रहना चाहिए। यही क्या है, इनर्शिया का प्रॉपर्टी। और अगर बात करें, एक टर्म होता है मास। अगर इनर्शिया की बात आती है तो मास की भी बात आती है, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान सिंपल से आप जानते हैं, ठीक, कि अगर बात करें तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी सिंपल सी बात करें, जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि अगर हमारा द्रव्यमान बच्चा बढ़ेगा, अगर हमारा मास इंक्रीज होगा, तो हमारा इनर्शिया भी क्या होगा, इनर्शिया भी क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो सिंपल सा इनर्शिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जड़त्व क्या होगा, उसका द्रव्यमान ही होगा, सिंपल, ठीक है। यानी एक बात यहाँ से पता चली कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। इसी वजह से तो भारी बक्से को क्या करना होता है, खींचना क्या होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से जड़त्व ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और कोई हल्की वस्तु होने की वजह से उसका, हल्की वस्तु द्रव्यमान कम होने की वजह से उसका क्या होता है, उस पर जड़त्व कम काम करता है। इस वजह से हम इसको आसानी से खींच पाते हैं, और किसी बक्से को खींचना हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मास बढ़ने की वजह से उसका क्या हो जा रहा है बच्चा, जड़त्व बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है, जड़त्व बढ़ जा रहा है। अब ये जड़त्व क्या है बेसिकली, सिंपल सा तो आप समझ गए। अगर हमें बात करें सिंपल से, जड़त्व के टाइप्स क्या हो सकते हैं, कितने तरह के जड़त्व हो सकते हैं, कितने तरह के क्या हो सकते हैं, जड़त्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें सिंपल सा जड़त्व के टाइप्स की, तो मैं उससे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो लॉज ऑफ मोशन है, जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है, वो सिंपल से क्या है कि न्यूटन ने यही बताया, गैलीलियो का सिद्धांत का रिसर्च करके, कि यदि, मैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ समझ में, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। या यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि, यानी अंटिल, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। यही बात तो गैलीलियो ने भी बताया था, और यही बात तो जड़त्व भी अभी हमने एक्सप्लेन किया, समझा, बात समझ में। तो इसी वजह से इसे गैलीलियो का भी लॉ कहा जाता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अभी समझा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या, क्योंकि कोई वस्तु रेस्ट पे है या कोई वस्तु मूव कर रही है, तो सिंपल से वो अपने ही अवस्था का विरोध करेगी। यानी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मूव कर रही है तो सिंपल सा बच्चा मूव करना ही चाहेगी। इसी वजह से तो क्या, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और चूंकि न्यूटन ने गैलीलियो के रिसर्च से इतनी बात बताई थी, ठीक है, पूरी बात गैलीलियो ने भी नहीं बताई थी, उन्होंने सिर्फ बताया था कि ऐसा कुछ है एक्सटर्नल फोर्स, बट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया पूरा अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इन्होंने जो बताया इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स की बात, ठीक है, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना। चूंकि ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी को भी बिलोंग करता है, इसलिए क्या हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हुआ। और चूंकि ये गैलीलियो के ही सिद्धांत से लिया गया था, प्रिंसिपल से लिया गया था, इसलिए बाद में, ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, इसे कहा कि ये गैलीलियो का भी नियम है, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सिंपल सा बच्चा मूव करेगी, जब तक कि क्या होगा, उस पर कोई भी बाह्य बल काम ना करे। बाह्य बल काम ना करने का मतलब, अगर रेस्ट पे है तो मूव करा सकती है, मूव कर रही है तो क्या कर सकते, उसे रेस्ट पे लाया जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स की, तो फर्स्ट ऑफ लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और इसी एग्जाम्पल को मैं कहूँ तो, या कहूँ टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दोनों बात में एक ही तरह से कहना चाहूँ। यानी अगर एग्जाम में आ जाए इनर्शिया के लॉ ऑफ मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स बताओ, या सिंपल सा टाइप्स ऑफ इनर्शिया,
तो सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया 3 टाइप्स में होती है बच्चा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सिंपल, ठीक है। यानी विराम का जड़त्व, क्या बच्चा, विराम का जड़त्व, ठीक, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इसके बारे में डिटेल में 11th में अच्छे से दिया हुआ टॉपिक, बट 9th में नहीं दिया, पर फिर भी हम जानेंगे पूरा डिटेल, क्योंकि इसी के एग्जांपल से, क्योंकि एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, तो एग्जांपल तभी समझ में आएगा जब हम जड़त्व के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो अगर समझे कि इसके एग्जांपल्स की भी यही बात कर रहे हैं, यानी 3 एग्जांपल से रिलेटेड ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, 3 एग्जांपल। तो रेस्ट का मतलब सिंपल से आप समझ गए कि कोई रेस्ट पे है तो अपने ही अवस्था में रखना चाहेगा, यही क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही अगर कोई मूव करे तो मूव करना ही चाहेगा, ठीक है, और कोई किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई बाइक है या फिर कोई भी व्हीकल्स है, ठीक है, उसमें क्या अचानक से ऐसे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और अचानक से क्या हुई, वो व्हीकल से स्टार्ट हो गई, तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। क्या होता है, अचानक से गाड़ी स्टार्ट, हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चा, हम पीछे नहीं आते हैं, चूँकि हमारी बॉडी पहले रेस्ट पे थी बच्चा, हमारी बॉडी पहले रेस्ट पे थी। तो जब रेस्ट पे थी हमारी बॉडी, तो जब व्हीकल्स आगे जा रहा बच्चा, तो ये आगे जाना चाह रहा है, कौन, मेरी बॉडी, बट एक्चुअल में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी इनर्शिया क्या कर रहा है, इस पूरे बॉडी को जाने नहीं दे रहा है। तो यानी इतनी बॉडी तो पूरी चली जाती है आगे, पैर जो है वो आगे चला जाता है, बट मेरी जो ये हाफ पार्ट है वो क्या हो जाता है, इनर्शिया की वजह से वो वहीं पे रहता है। तो हमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि पीछे आ गए हम, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्यों होता है, इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम मूव कर रहा है, यानी कोई गाड़ी चल रही हो और अचानक से ब्रेक लगा देता है ड्राइवर, तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो फिर आगे की तरफ हम झुकते नहीं बच्चा, एक्चुअल में क्या होता है कि वो ब्रेक लगाने की वजह से भी वही वो रोकना चाह रहा हमें, लेकिन हम तो मूव कर रहे थे ना, हमारी बॉडी तो मूव कर रही थी, वो मूव करना चाहेगी ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वो क्या करना चाहेगी, मूव करना चाहेगी, बट ब्रेक लगाने की वजह से तो हमें क्या होता है कि पहले मेरी बॉडी मूव कर रही थी, अब अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से पूरी बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। बट इनर्शिया क्या करना चाहता है कि मूव कर रही है तो मूव करना ही चाहेगा, इस वजह से बॉडी की हाफ पार्ट क्या होती है, हमें आगे क्या शिफ्ट हुई प्रतीत होती है, बट एक्चुअल में होता नहीं ऐसा। एक्चुअल में होता क्यों है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। सेम ऐसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीसरे की बात करें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा बच्चा कि अगर कोई बाइक व्हीकल चला रहे हैं, अचानक से हम राइट में मोड़े, ठीक है, तो राइट में मोड़ने की वजह से जो आपके लेफ्ट में बैठा होगा बच्चा वो लेफ्ट में जाता है, इस साइड, क्यों, क्योंकि वो पहले ऐसे ही था, आपने राइट मोड़ा जब तो उसे क्या किया, इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश किया, लेकिन वो तो पहले ऐसे ही था ना। तो जब आप डायरेक्शन उसका चेंज कर रहे हैं तो ड्यू टू द इनर्शिया वो चेंज नहीं हो जाना, इस वजह से हमें क्या लगता है कि हमारी बॉडी इधर चली गई कुछ और कुछ इस साइड हो जाती है। जब ऐसे बाइक मोड़ा जाता है सिंपल सा बच्चा, क्या होता है, हमें इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए प्रतीत होते हैं, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हम अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, बट इनर्शिया क्या करना चाहता है, जो जैसा है जिस स्टेट में वैसे ही रखना चाहता है। इस वजह से हमें क्या महसूस होता है कि जब गाड़ी को हम राइट मोड़ते हैं तो लेफ्ट में से शिफ्ट हुए प्रतीत होते हैं, लेफ्ट मोड़ते हैं तो राइट में शिफ्ट हुए प्रतीत होते हैं, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यही 3 टाइप क्या है, सिंपल से इनर्शिया के टाइप्स भी हो गए, और यही एग्जाम्पल में भी लिखना है, अगर आए तो अच्छे से कहानी, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, यही कहानी आपको फर्स्ट ऑफ लॉ के मोशन में ही यही कहानी सिंपल सा लिखना है, ठीक है। एक टर्म आता है, एक टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक कह सकते हैं सिंपल सा, एक है इस बात संवेग, क्या संवेग, मोमेंटम, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो एक क्या है, संवेग है बच्चा, संवेग मतलब मोमेंटम। तो सिंपल सा मोमेंटम क्या होता है, बहुत यूजफुल है, बहुत वेरी यूजफुल। आज अगर किसी एक छोटी सी बुलेट से कोई शूट करके मर जा रहा है तो ये क्या संवेग की देन है। क्या लग रहा है कि आपको एक छोटे से टुकड़े से किसी की जान जा सकती है, जान तो जाती है, आप देखें क्यों, ड्यू टू द संवेग। समझते हैं क्या है संवेग क्या है, अगर मैं सिंपली कॉमन सेंस की बात करूं
तो संवेग क्या है? इट इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु की क्या है? गति करने की शक्ति, यानी किसी वस्तु में सम्मिहित शक्ति को क्या कहते हैं बच्चा? संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में सम्मिहित शक्ति को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मूव करने की जो शक्ति होती है, जो गति करने की शक्ति होती है, सिंपल सा, वो क्या कहलाती है बच्चा? संवेग कहलाती है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बात करूं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैथमेटिकली इसको क्या करते हैं बच्चा? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कैपिटल पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी v, कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर बात करें मैथमेटिकली, ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं बच्चा? संवेग कहते हैं। यानी P = m। अगर इसके यूनिट की बात करें सिंपल सा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी नए फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसका वहीं पे हम यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी यूनिट की तो सिंपल से क्या होगा? मास का होता है सिंपल से kg बच्चा, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब इसको MKS, CGS, FPS कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा? kg का सिंपल सा m होता है बच्चा, और वेग का समझे ऐसे LT-1 होता है, या डायरेक्ट लिखे L/T तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? LT-1। तो सिंपल से क्या हो गया? MLT-1। MLT-1 क्या हो गया? सिंपल सा संवेग की क्या हो गई बच्चा? डायमेंशन हो गई। संवेग की क्या हो गई? बीमा हो गई। संवेग की क्या हो गई? बीमा हो गई। MLT-। तो यानी किसी की भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या, हम उसके यूनिट से भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली हम सूत्र से भी समझ सकते हैं। हाँ, तब समझ में आएगा जब हमें पता हो बच्चा m क्या है और v क्या है। तो m क्या? द्रव्यमान है जिसका m होता है, और वेलोसिटी का सिंपल से LT-1 होता है, मिला के लिख दिया, क्या हो गया? ठीक है, m1 L1 T1 T-1 सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल सा एक टर्म आता है। अब ये कैसे किसी की जान ले लेता है? छोटा सा ही पत्थर होता है, सिंपल सा, हम किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो क्या हमें घायल कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसका हमने क्या किया है? वेलोसिटी बढ़ा दिया है सिंपल सा। और जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सिंपल से क्या होगा बच्चा? संवेग बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो क्या रहा है एक्चुअल में? संवेग के बढ़ने की वजह से, यानी संवेग के कारण ही छोटा सा पत्थर क्या करता है? किसी व्यक्ति को घायल कर देता है। छोटी सी बुलेट क्या कर देती है? किसी भी व्यक्ति की जान ले लेती है। ये क्या है? संवेग के कारण होती है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है। सिंपल से क्या कहेगा कि सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर समझे कि कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसे क्या किया गया? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया। तो इस पर संवेग बताओ। तो सिंपल से क्या नहीं कर लोगे? 5 × 2 यानी 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो 10 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो एग्जाम में बहुविकल्पी में छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। 9th के लिए सफिशियंट है हमें लगता है। 9th का एक इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का। एक्चुअल में फिजिक्स कहाँ पढ़ना है आपको? 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या इंट्रोडक्शन है कि आपको मोशन पता हो, फोर्स पता हो, क्या लॉज ऑफ मोशन थे, क्या वर्क है, क्या ये सारी बातें, बस क्या इंट्रोडक्शन है। इसके बहुत सारे डिटेल हैं, संवेग के बहुत डिटेल हैं, आप पढ़ेंगे। ठीक है, और संवेग के भी थोड़ी और बात करेंगे जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9th मतलब क्या? इंट्रोडक्शन, बहुत हल्की फुल्की जानकारी, बट मैं थोड़ा सा आपको डीप में देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में एकदम क्या है कि जो भी टॉपिक है फिजिक्स के, सिर्फ हमें क्या इंट्रोडक्शन ही पढ़ने हैं और बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं। जो मैंने अभी बताया, कोई पत्थर उसको किसी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो उसका संवेग क्या होगा। अब इसमें मीटर पर सेकंड ना करके ग्राम कह देगा। ठीक है, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमें एक जैसे यूनिट बना के क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान करना होगा। ठीक है, तो हमने आज सिंपल से क्या पढ़ा बच्चा? लॉज ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है सिंपल सा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या गैलीलियो का भी लॉ कहते हैं। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और चीज़ें अगर अच्छी लगी हैं तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।